हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सैनी आज फिर आपके सामने अपना एक टॉपिक लेकर के जिसका नाम है मानव रोग। अपने मानव रोग का पार्ट 1 कर लिया था कंप्लीट, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो वीडियो सही नहीं बना था। इसलिए मैं उसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो अपने मानव टॉपिक के बारे में पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने या जिस स्टूडेंट ने बात की जाए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, लाइक करिए वीडियो को और इसको जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने साथ जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव रोग। तो देखिएगा, अपने टॉपिक का नाम है मानव रोग। मानव रोगों की बात की जाए तो रोगों का अध्ययन अपन कौन से विज्ञान में करते हैं, तो ध्यान रखिएगा पैथोलॉजी विज्ञान में करते हैं। कौन से विज्ञान में करते हैं? पैथोलॉजी विज्ञान में रोगों का अध्ययन करते हैं, यानी कि पूरे रोगों का एक कौन से विज्ञान के अंदर करेंगे अध्ययन? पैथोलॉजी विज्ञान के अंदर करते हैं। अब रोग जो है वो किस कारण से हो रहे हैं, उन कारणों का पता लगाने के लिए जिस विज्ञान के अंदर स्टडी की जाती है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? अपन इरिथ्रोलॉजी विज्ञान कहते हैं। कौन से कहते हैं? इरिथ्रोलॉजी विज्ञान, जिसके अंदर रोग किस कारण से हो रहे हैं उन कारणों का पता लगाया जाता है, वो है आपकी कौन सी? इरिथ्रोलॉजी विज्ञान। अब बात करते हैं, रोग भी अलग अलग टाइप के होते हैं। रोगों के वितरणों का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं, तो उस विज्ञान का नाम है एपिडेमियोलॉजी विज्ञान। कौन सी है? एपिडेमियोलॉजी विज्ञान। देखो, ज्यादातर एग्जाम में तो ये वाला क्वेश्चन ही आता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। रोगों का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं, तो पैथोलॉजी विज्ञान में करते हैं। बाकी इन दोनों का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी रोग हो गया, ठीक है। अब रोग होने के बाद में जो इलाज चलता है, यानी कि जो बचाव किया जाता है, उसको तो क्या कहते हैं अपन? थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेरेपी कहते हैं। जैसे मान लो कि आपके बुखार हो गई या सर्दी जुकाम हो गई, तो आपको कमेंट करना है कि जुकाम का वायरस कौन सा होता है, ठीक है। तो मान लो किसी के फ्लू हो गया, तो फ्लू होने के बाद में जो बचाव करता है उसको क्या कहते हैं अपन? थेरेपी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? थेरेपी कहते हैं। लेकिन मान लो कि जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो वो होने से पहले ही बचाव किया जाता है। जैसे कि अपन 2 गज की दूरी रखें, इसके अलावा मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर करें, हाथों को साबुन से बार बार में धोएं। ये सब क्या है? अपनी सुरक्षा है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो ये क्या है? रोग होने से पहले बचाव की थेरेपी होती है, या बचाव से पहले दवाइयों की बात करते हैं। तो रोग होने से पहले बचाव को क्या कहते हैं? प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आ चुका है कि रोग होने से पहले बचाव को क्या कहते हैं? प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। और रोग होने के बाद में अपन जो दवाइयां लेते हैं, जो कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो किस में आता है? वो थेरेपी में आता है। किस में आता है? थेरेपी में आता है। अब देखिएगा, रोग स्टार्ट करने से पहले अपन रोगों के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बात करते हैं, कि जैसे बात करते हैं कि जिसका इम्यूनिटी पावर बढ़िया होता है, ठीक है, या जिसकी एंटीबॉडी जल्दी बन जाती है, उसके रोग क्या होते हैं? कम होते हैं। तो बात करते हैं एंटीबॉडी किससे बनाई जाती है, एंटीबायोटिक किससे बनाई जाती है, दर्द निवारक औषधियां किससे बनाते हैं, और साथ में ही ध्यान रखिएगा कौन कौन सी दवाई, सबसे पहले कौन सी दवाई बनी थी। तो बात करते हैं सबसे पहले एंटीबायोटिक, या जिनको क्या कहते हैं अपन? प्रतिजैविक भी कहते हैं। ये प्रतिजैविक बनाई किससे जाती है, तो ध्यान रखिएगा सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है, ठीक है। किससे बनाई जाती है? सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। और ये क्या करती है? अपने शरीर के अंदर, जैसे एंटीबायोटिक अपने शरीर के अंदर क्या होगी? प्रवेश करेगी। जो अपने शरीर के अंदर पहले से जो खतरनाक सूक्ष्म जीव पनप रहे हैं, ठीक है, या जो वायरस पनप रहे हैं, उनको खत्म करने का काम किसका होता है? एंटीबायोटिक का होता है। यानी कि जीवाणु नाशक कौन होती है? एंटीबायोटिक होती है। ये बनती भी किससे है? जीवाणुओं से बनाई जाती है। तो बात की जाए एंटीबायोटिक, जो शब्द था वो शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा ऐसे वॉक्समैन ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम। ऐसे वॉक्समैन ने क्या नाम दिया था? सबसे पहले एंटीबायोटिक दिया था। अब ये जो ऐसे वॉक्समैन थे, इन्होंने खोज की थी, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने माइसिन जो एंटीबॉडी है उसको किस में खोजा था? जीवाणु में खोजा था, यानी बैक्टीरिया में खोजा था। ध्यान रखिएगा, किस में खोजा था? बैक्टीरिया में खोजा था। उसके बाद में इसको क्या नाम दे दिया था? एंटीबायोटिक नाम दे दिया था।
अब बात करते हैं एंटीबायोटिक, कौन कौन सी मेडिसिन आती है जो फेमस है, कुछ एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो बार बार में रिपीट होती है उन्हीं के बारे में देखते हैं। जैसे बात की जाए फ्लोरम हो गई, इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन हो गई। टेट्रासाइक्लिन नाम याद रखना, मैंने आपको दो नाम इसलिए लिखवाए क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट जो होता है ना एंटीबायोटिक का नाम, वो ये दो दवाइयों का नाम होता है, टेट्रासाइक्लिन और फ्लोएम। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक से पहले बात की जाए तो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में अंतर क्या है, तो ध्यान रखें एंटीबायोटिक तो क्या होती, ली जाती है, ठीक है, क्या होती है, अपन खाते हैं उसको, ठीक है, एंटीबायोटिक को खाते हैं, जबकि एंटीसेप्टिक क्या होती है, लगाई जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो गई, एलर्जी हो गई, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कोई भी क्रीम लगाते हैं, यानी कि त्वचा पे जो लगाई जाती है वो कौन सी होती है, एंटीसेप्टिक होती है। कौन सी होती है, एंटीसेप्टिक होती है। आपने कोई भी, जैसे अगर एग्जाम्पल देखूं तो जैसे मार्केट से आप कोई भी क्या लेके आए हो, दवाई लेके आए हो, ठीक है, जैसे क्रीम लेके आए हो, तो उसके ऊपर लिखा होता है, नाम आप पढ़ना कभी भी ट्राई करना, एंटीसेप्टिक लिखा होता है। पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था, आंसर था कि लीवर होता है। तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा अंग कौन सा अपने शरीर का, त्वचा है। क्या है, त्वचा है। जो लीवर होता है शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग है। कौन सा है भाई, आंतरिक सबसे बड़ा अंग है। अब एंटीसेप्टिक क्या होती है, जो त्वचा पे लगाई जाती है, कि बाहर, यानी कि शरीर के बाहर जो लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है, आप क्रीम पे देखिएगा, क्रीम के ऊपर लिखा होता है एंटीसेप्टिक लिखा होता है। कोई भी दवाई लेके आओ जो लगाने की होती है उस पर लिखा होता है एंटीसेप्टिक। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखें तो डिटोल, आपको पता है जब भी चोट लगती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, डिटोल का। तो डिटोल किस में आता है, एंटीसेप्टिक में आता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। इसके अलावा बीटाडीन, ध्यान रखिए बीटाडीन जो दवाई है वो एलर्जी में काम आती है। किस में आती है, एलर्जी वगैरह में काम आती है, तो बीटाडीन हो गया। इसके अलावा आयोडीन हो गया, ये ध्यान रखिए टिंचर आयोडीन जो है 2019 के अंदर, ध्यान रखिए 2019 के अंदर जो सीटेट वाले एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था टिंचर आयोडीन किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखिए टिंचर आयोडीन किसका उदाहरण है, एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। किसका है, एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। कमेंट करिएगा आपको समझ में आ रहा है पूरा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ज्वर निवारक। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक जिनको क्या कहते हैं, ज्वर निवारक या क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा एंटीपायरेटिक या जो दर्द ज्वर निवारक या जिनको थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट नाम किससे बना, ध्यान रखिए थर्मामीटर से बना है, डॉक्टर पैमाने से बना है। तो आपको बताना है थर्मोमीटर जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है। ठीक है, जो डॉक्टर पैमाना होता है, क्लिनिकल पैमाना जिसको बोलते हैं, उसकी रेंज कितनी होती है, कमेंट में करिएगा। तो एंटीपायरेटिक या थर्मोस्टेट क्या होती है, जो बुखार को कम कर देती है। आपको पता है अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ध्यान रखिए त्वचा अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा क्या करती है, शरीर के तापमान को कंट्रोल करती है। किस तरीके से करती है, तो ध्यान रखिए जब भी बुखार होती है तो बुखार में कभी पसीना नहीं आता, लेकिन जैसे बुखार उतरती है तो क्या होती है, पूरी बॉडी में क्या होता है, पसीने पसीने आ जाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि अपनी जो त्वचा होती है वो क्या कर रही है, टेम्परेचर को वापस नॉर्मल सिचुएशन में लेके आ रही है। तो बात करते हैं यहाँ पर इनके एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो क्या करती है, बुखार को उतार देती है। तो वो है पैरासीटामोल। कौन सी है, पैरासीटामोल जो दवाई है वो किसके लिए काम में ली जाती है, बुखार को उतारने के लिए भी, और साथ में ध्यान रखिएगा ये दर्द निवारक औषधि भी है। पैरासीटामोल जो है वो दर्द के भी ली जाती है, यानी कि पेन किलर भी है। ये कैसी है, पेन किलर भी है। इसके अलावा एस्प्रिन है जो नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वो कौन सी है, एस्प्रिन दवाई है। इसके अलावा निमेसिलाइट है। ध्यान रखिएगा सबसे जो बेस्ट क्वालिटी की आती है बुखार जिससे तुरंत उतर जाती है थोड़ी देर में ही और बहुत कम साइड इफेक्ट करती है, वो दवाई कौन सी है, निमेसुलाइट होती है। केवल बुखार के लिए कौन सी है, निमेसुलाइट है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की दवाई होती है। जबकि पैरासीटामोल बुखार की भी है और इसके साथ में ही किसकी है, ध्यान रखिएगा ये दर्द निवारक भी औषधि है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ज्वर निवारक जो औषधियों का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है एस्प्रिन जो है इंपॉर्टेंट है, पैरासीटामोल का भी आप ध्यान रखना।
अब बात करते हैं केवल दर्द निवारक औषधि कौन सी होती है, जिससे जिनको बात करते हैं पेन किलर औषधि कौन सी होती है। पेन किलर औषधि को क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जेसिक की बात की जाए तो ये दवाइयां भी सारी, ध्यान रखिए, जितनी भी मेडिसिन है वो किससे बनती है, सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार का रसायन है ये, ठीक है। तो दर्द निवारक में कौन सी आती है, डिस्प्रिन आती है। कौन सी आती है, डिस्प्रिन। सबसे ज्यादा सरदर्द में जो ली जाती है वो दवाई कौन सी है, डिस्प्रिन दवाई ली जाती है। इसके बाद में निमेसोलाइट है, कौन सी है, निमेसोलाइट है। और जो मार्फिन जो दवाई है, ध्यान रखिएगा, दर्द निवारक जो औषधि मार्फिन है, उसको लेने के बाद में क्या होती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। उस नींद का कारण क्या है कि वो किससे बनी है, वो अफीम से प्राप्त होती है, इसलिए बहुत ज्यादा इससे नींद आती है। उसके बाद में बात करते हैं, जैसे मान लो डिप्रेशन, जैसे अभी बात की जाए तो बहुत बच्चों के डिप्रेशन है कि एग्जाम को लेकर डिप्रेशन है कि एग्जाम कब होगे। तो क्या होती है, डिप्रेशन जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है भाई, तो उसमें क्या होता है, उसमें दवाइयां ली जाती है। डॉक्टर क्या करता है, जैसे नींद आती है उसके अंदर, ताकि आपका डिप्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो चिंता निवारक जो दवाइयां है, यानी डिप्रेशन को कम करने वाली जो औषधियां हैं, उनके एग्जाम्पल अगर देखें तो डाइजिपाम सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो मेडिसिन आती है वो कौन सी है, डाइजिपाम जो दवाई है वो है चिंता निवारक। इसके अलावा निट्राजिजाम है, वो भी कौन सी है, चिंता निवारक है। ये कुछ बेसिक थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। इसके बाद में अगर बात की जाए तो रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था, सबसे ज्यादा रेलवे के अंदर, रिट के अंदर पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, रोगाणु सिद्धांत किसने दिया है। देखो, रोगाणु सिद्धांत और रोगाणु सिद्धांत किसने दिया, और लुईस पास्चर ने दिया था, और इनके बारे में भी और पूछा जाता है। देखिएगा, रोगाणु सिद्धांत किसने दे दिया, लुईस पास्चर ने दिया। किसने दिया, लुईस पास्चर। ये लुईस पास्चर वही है जिसने क्या किया था, दूध को जीवाणु रहित किया था। भाई दूध को जीवाणु रहित कैसे कर सकते हैं, तो या तो दूध को उबाल दो भाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे तो जीवाणु क्या होंगे, अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, या फिर उसको फ्रिज में रख दो, यानी कि निम्न टेम्परेचर पे रख दो, तो क्या होंगे, जीवाणु उसमें पनप ही नहीं पाएंगे। तो ये दो तरीके बताए थे, किसने, बात की जाए लुईस पास्चर ने बनाए थे। किसने बताए थे, लुईस पास्चर ने। तो आप बात करते हैं, दूध की बात कर रहे हैं, तो दूध में बताइएगा कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, आपको बताना है कमेंट में, दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, इन्होंने ही, ध्यान रखिएगा, लुईस पास्चर ने बताया था दूध को जीवाणु रहित करने की विधि। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आती है, कोच अवधारणा। कोच अवधारणा किसने दी, तो ध्यान रखिएगा, कोच नामक वैज्ञानिक ने ही कोच अवधारणा दी थी। लेकिन कोच अवधारणा के लिए क्वेश्चन नहीं आता, सीधा पूछते हैं कि कोच अवधारणा जो है वो किस पे लागू नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा, वायरस पे, ध्यान रखिए, विषाणु जिसको बोलते हैं, वायरस पे लागू नहीं होती है। इसके अलावा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, क्या आपको पता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो जीवाणु है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, कुष्ठ रोग के लिए जाना जाता है। कुष्ठ रोग का जीवाणु कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। इस रोग में क्या होती है, अंगुलियां गलने लग जाती है और टूट के नीचे गिरने लग जाते हैं, पूरे शरीर में क्या होते हैं, निशान पड़ने लग जाते हैं, यानी कि पूरा शरीर गलने लग जाते हैं। को पता है मदर टेरेसा को किन के लिए जाना जाता है, कुष्ठ रोग के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो कुष्ठ रोगियों की क्या करती थी, इलाज करती थी, ठीक है। हालांकि ये एक तरीके से, ध्यान रखिएगा, ऐसे एक दूसरे के पास में रहने से, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है। किस तरीके से फैलता है, तो ध्यान रखिए, मान लो कि व्यक्ति का जिसके कुष्ठ रोग है उसकी अंगुली टूट गई, गिर गई, ठीक है, और आप उसका इलाज कर रहे हो, तो अगर आपके चोट लगी हुई है तो उसकी ये जो अंगुली का जो पार्ट है वो आपके चोट लगे हुए स्थान से मिल जाता है, तब वो जीवाणु क्या होगा, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, ऐसे नहीं करता है। बाकी इसके बारे में डिटेल से अपन अपने जीवाणु वाले टॉपिक के अंदर कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अभी आप इतना ध्यान रखिएगा कि कोच अवधारणा कोच ने दी थी, लेकिन यह अवधारणा वायरस और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री पे लागू नहीं होती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बनाई गई औषधि कौन सी थी, ध्यान रखिए, पेन किलर कौन सी थी, तो ध्यान रखिए, उस पेन किलर का नाम है, ध्यान रखिए, पेनिसिलिन। पेन किलर से नाम क्या बना है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो दवाई है वो सबसे पहले बनाई गई दवाई थी, ध्यान रखिएगा, जो पिछली भर्ती रिट सेकंड लेवल में भी सीधा का सीधा हर साल इसको 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो बार बार में रिपीट होके पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले बनाई गई औषधि कौन सी थी, पेनिसिलिन औषधि थी। किसने बनाई थी, तो ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई। किसने बनाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, ध्यान रखिए, किसने बनाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। अब
क्वेश्चन आता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किससे बनाई थी। देखो मैंने यहाँ सबके सब ज्यादातर जीवाणु से बताई है, लेकिन ये कौन सी है, किससे बनाई है, कवक से बनाई गई थी। कौन से कवक से, नोटेटम नामक कवक से। तो आपको इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बनाई गई औषधि कौन सी थी, तो पेनिसिलिन थी। किससे बनाई थी, कवक से। कौन से कवक से, नोटेटम नामक कवक से। किसने बनाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई। ये क्वेश्चन ऐसा है जो पता नहीं हर एग्जाम के अंदर, एसएससी में, रेलवे में, एसआई में, हर एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं ये जो अलेक्जेंडर पेनिसिलिन के बारे में, ये मैंने बेसिक डिटेल बताई है। अब स्टार्ट करते हैं अपन मानव रोग का। रोग कितने प्रकार के होते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। मैं फटाफट इसको रफ कर देती हूँ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना टॉपिक है मानव रोग। रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। रोगों को अपन ने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा है। वे रोग जो जन्मजात होते हैं और कुछ रोग जो अपने को उपार्जित होते हैं, यानी कि बाद में प्राप्त होते हैं। तो रोग अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मानव रोग। रोगों कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहले बात की जाए तो आपके पास कौन सा हो जाएगा, जन्मजात रोग। कौन सा, जन्मजात। अब देखो जन्मजात से ही आपको पता चल रहा है कि जन्म के समय से ही, यानी कि जो गॉड गिफ्टेड रोग होते हैं, यानी कि भगवान का दिया हुआ है। अब आपको पता है भगवान के दिए हुए को वापस कोई नहीं कर सकता, तो इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जन्मजात रोग, यानी कि जो किससे होते हैं, जन्म से ही होते हैं। ठीक है, जन्म से होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जन्मजात रोग। और कुछ रोग होते हैं जो जन्म के बाद में अर्जित करते हैं, तो उनको क्या बोल सकते हैं, अर्जित रोग। क्या बोल सकते हैं इनको, अर्जित रोग बोल सकते हैं, या अजन्मजात रोग भी कह सकते हैं। अजन्मजात रोग भी बोल सकते हैं, अर्जित रोग भी बोल सकते हैं, जन्म के अर्जित रोग भी बोल सकते हैं, जन्म के बाद के रोग भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा जो जन्मजात रोग होते हैं उनको एक नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं, आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिक रोग भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इन रोगों को क्या कहते हैं, जन्मजात रोगों को आनुवांशिक रोग कहते हैं। जबकि जो अर्जित रोग है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक संक्रमित और एक असंक्रमित रोग। संक्रामक रोग वे रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं, पास रहने से भी फैलते हैं, उनको क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और वे रोग जो एक दूसरे से पास में रहने से नहीं फैलते, उनको क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। तो बात करते हैं संक्रामक रोग, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। रोग 2 प्रकार के, अर्जित रोग जो होते हैं जन्म के बाद जो होने वाले रोग, 2 पार्टों में बांटा है अपन, संक्रामक और असंक्रामक रोग में बात करते हैं। अब इन रोगों की बात की जाए, संक्रामक रोग ये भी अपने पास कितने टाइप के होते हैं। अब बात की जाए, प्रोटोजोआ जनित हो गया, जीवाणु जनित हो गया, इसके अलावा वायरस जनित रोग हो गए। ये सारे रोग किसमें आ जाते हैं, इन अर्जित रोगों के अंदर ही आते हैं। तो बात करते हैं आनुवांशिक रोगों की। तो आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल बात करते हैं हीमोफीलिया। कौन सा रोग, हीमोफीलिया रोग। अब हीमोफीलिया जो रोग है, इस रोग को क्या कहते हैं अपन, शाही रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, शाही रोग कहते हैं, यानी कि राजा महाराजाओं का रोग है। ये किसका रोग है, राजा महाराजाओं का रोग है। राजा महाराजाओं के रोग की बात की जाए तो किस तरीके से, क्योंकि ये क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले किसमें होता, ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ, या महारानी विक्टोरिया में सबसे पहले कौन सा रोग हुआ था, हीमोफीलिया रोग। इसलिए इसको क्या कहते हैं, शाही रोग भी कहते हैं। इस रोग के बारे में मैंने आपको विटामिन वाले टॉपिक में भी बताया था कि इस रोग में क्या होता है, अगर चोट लग गई, अगर मान लो मेरे यहाँ चोट लगी तो इसको कस के दबाने पे क्या होगा, यहाँ से ब्लड क्या होगा, रुक जाएगा। और ब्लड रुकने पर इस तरीके की एक संरचना बन जाती है जिसमें रक्त क्या होता है, फंस के रुक जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लड कोटिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्लड कोटिंग कहते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं, रक्त स्कंदन कह सकते हैं। क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन कह सकते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था, जब विटामिन मैंने आपको क्लास में करवाया था, तो उसमें मैंने पूछा था कि रक्त स्कंदन में सहायक धातु बताइएगा, विटामिन बताइएगा और प्रोटीन बताइएगा। तो रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन तो कौन सा है, विटामिन के है। अगर मैं धातु की बात की जाए तो कौन सी है, Ca++ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला सुपरवाइजर में आया था ये क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा ही रिपीट भी ध्यान रखिएगा। इसमें लैंग्वेज भी चेंज नहीं थी, ऑप्शन भी चेंज नहीं थे,
वही एसआई में भी ये क्वेश्चन आ गया था Ca++, ठीक है। कई बच्चों का आंसर था फेरस। तो ध्यान रखिएगा जो लोहा है वो अपने हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। रक्त वाले चैप्टर में उसके बारे में एकदम डिटेल से देखेंगे। तो आपके विटामिन के हो गया, कैल्शियम हो गया, और प्रोटीन की बात की जाए तो आपकी प्रोटीन कौन सी हो जाएगी, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। कौन सी है, फाइब्रोनोजन। प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रोनोजन। जो प्रोटीन है वो कौन सी है, रक्त स्कंदन में सहायक है। रक्त स्कंदन में सहायक कौन सी है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन सहायक है। ये तीनों के तीनों ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं हर एग्जाम के अंदर, कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक धातु कैल्शियम, प्रोटीन फाइब्रोनोजन, और विटामिन बोले तो विटामिन के होता है। अब आगे बात करते हैं अपन इसको हीमोफीलिया रोग में क्या होता था। जो ब्रिटेन की महारानी थी उसमें रोग था, और इस रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि चोट लगने पे ब्लड लगातार बहता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शाही रोग भी कहते हैं। इस रोग की जो वाहक होती है, वाहक कौन है, तो ध्यान रखिएगा वाहक कौन होती है, मादा होती है। आपको एक ट्रिक बताती हूँ, याद करने का तरीका बताती हूँ। जो अनुवांशिक रोग होते हैं अगर आपको ना पता हो तो भी आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो कि अनुवांशिक रोग को फैलाने वाली कौन होती है, वह कौन होती है, मादा होती है, यानी कि महिला होती है। कौन, इन अनुवांशिक रोगों की वाहक होती है। और इस हीमोफीलिया रोग में रोगी कौन होता है, पुरुष होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो पुरुष है उसका रोग, जो रोगी बात की जाए तो रोगी कौन होगा, पुरुष होगा। यानी कि पुरुष का क्या होगा, लगातार, यानी कि नर की बात कर लेते हैं अपन, नर का क्या होगा, चोट लगने पर ब्लड लगातार बहता जाएगा। ये था आपके पास में हीमोफीलिया रोग। क्या आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहे क्या इसका कोई इलाज है, तो ध्यान रखिए इसका कोई भी इलाज नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। इसके बाद में सेकंड रोग की बात करते हैं। अनुवांशिक रोगों में ही अपने हीमोफीलिया रोग हो गया। इसके बाद में सेकंड रोग आपके पास में वर्णांधता रोग। सेकंड रोग कौन सा है, वर्णांधता रोग, जिसको क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कलर विजन बोलते हैं। इस रोग में क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, इस रोग में लाल व हरे रंग में, ध्यान रखिए कौन सा रंग में, लाल व हरे रंग में रोगी अंतर नहीं कर पाता। जैसे मान लो ये मेरे पास डस्टर मैंने बना रखा है, ये एक कलर का लाल कलर का कपड़ा होता है, क्या रोगी इसको नहीं पहचान पाता, तो ध्यान रखिए इसको पहचान लेता। केवल किसको नहीं, ये जो लाइनें होती है ना, इन लाइनों में अगर मान लो कोई लाल है कोई हरा है, अलग अलग कलर है, तो उसको पता नहीं चलेगा। तो वर्णांधता रोग में क्या होता है, लाल व हरे रंग में अंतर नहीं पता कर पाता। ये कौन सा रोग है, वर्णांधता रोग है। ध्यान रखिएगा वर्णांधता रोग किससे संबंधित है, आंखों से संबंधित है, और एग्जाम में वर्णांधता का एक ही क्वेश्चन आता है, क्या इसका इलाज किससे करेंगे। ऑप्शन आपको मिलेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अगर बात की जाए बेलनाकार लेंस, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनुवांशिक रोगों का तो कोई इलाज ही नहीं होता है। इस रोग की वाहक भी कौन होती है, महिला होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये रोग किसी में भी हो सकता है। एक बुकों में एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी में दे रखा है इसकी वाहक जो होती है वो तो मादा होती है, लेकिन रोगी जो होता है वो पुरुष होता है, लेकिन दोनों में से किसी को भी हो सकता है ये रोग, ठीक है, वर्णांधता रोग। इसमें क्या होता है, केवल ये लाल व हरे रंग में अंतर पता नहीं चलता, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इसके क्या वर्णांधता रोगी की क्या लाइसेंस बन सकता है, इसको डिफेंस में जॉब मिल सकती है, तो ध्यान देखिएगा इसको ना डिफेंस में जॉब मिलेगी ना इसका लाइसेंस बनेगा। हाँ करप्शन है, करप्शन से फले बनवा लो, लेकिन बाकी इसका क्या नहीं बनेगा, लाइसेंस नहीं बनता है वर्णांधता रोगी का। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मान लो इसका क्या बना दिया भाई, अब एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो वर्णांधता रोग है, इसका क्या बना दिया जाए, इसका लाइसेंस बना दिया जाए। तो लाइसेंस बनाते ही क्या होगा, मान लो ये गाड़ी लेके जा रहा है, 3-4 जने और बैठे हैं, ठीक है, और रेड लाइट चालू हो रखी है, तो उसको तो क्या है पता ही नहीं चलेगा लाल है कि हरी है, तो वो ले जाएगा और अपने खुद तो जाएगा ही जाएगा, अपने साथ बाकी लोगों को भी क्या होगा भाई लेके चला जाएगा, मतलब एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। इसलिए इस रोगी का कभी भी क्या नहीं बनाया जाता, कभी भी इसका लाइसेंस नहीं बनाया जाता और डिफेंस की जॉब में इसको नहीं लिया जाता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया रोग हो गया। सिकल सेल एनीमिया रोग भी किस में आता है, अनुवांशिक रोगों में आता है। इसके अलावा थैलेसीमिया रोग, थैलेसीमिया रोग भी किस में आता है, अनुवांशिक रोगों में आता है। इसके अलावा बात की जाए तो रंजनहीनता, ध्यान रखिएगा रंजनहीनता नाम आया हुआ है एक बारी, रंजनहीनता भी कौन सा रोग है, ध्यान रखिएगा एक प्रकार का
जन्मजात यानी कि आनुवांशिक रोगों के अंदर आता है। इसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो भी किस में आता है, आनुवांशिक रोगों में आता है। इसके बाद में इनको अपन डिटेल से अभी कल देखेंगे कि कौन सा होते हैं रोग, और इसके अलावा अर्जित रोगों के बारे में भी अपन अगले पार्ट में देखेंगे। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और हाँ, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ में जिन्होंने मेरा पहले वाला मानव रोग का टॉपिक नहीं देखा है वो पिछले वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।